अगर अल्सरट्यूब कोलाइट्स काबिल वापसी है तो ज्यादा डॉक्टर उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। ये वीडियो अल्सरट्यूब कोलाइट्स की देखभाल और सेहतयाबी से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने के बारे में हम उन 4 बड़ी वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से अल्सरट्यूब कोलाइट्स के मरीज अपनी अलामात को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मतलूबा मदद हासिल नहीं कर पाते। हेलो, मैं डॉक्टर हूँ जिन अल्फादस्तर बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन हूँ जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से पैदा होने वाली मुदाफ़ती सोजिश को ख़त्म करने में महारत रखता हूँ। गुज़िश्ता 13 सालों में मैंने हज़ारों मरीजों और क्लाइंट्स की कामयाब कहानियाँ देखी हैं जो अपनी सोजिश से हमेशा के लिए निजात हासिल करने में कामयाब हुए। हमारे पास दुनिया भर से हर टाइम जोन में लोग आए हैं। उन्होंने हमारे कोचिंग प्रोग्राम और क्लिनिक के इल्म और प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके शानदार नताइज हासिल किए और अल्सरट्यूब कोलाइट्स को हमेशा के लिए पलट दिया। ये वीडियो कुछ निहायत अहम मालूमात पर रोशनी डालेगी जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स पर होने वाली गुफ्तगू में अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हम उन 4 बड़ी वजूहात पर भी बात करेंगे कि ये इल्म आम क्यों नहीं है। नंबर 1, डॉक्टर्स अब भी जीनियात को इल्ज़ाम देते हैं। एक बड़ा मसला है जिसे मैं इल्म की कमी कहूँगा। बेशुमार मुतालियात से साबित होता है कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी ही असल में IBD और अल्सरट्यूब कोलाइट्स समेत सोजिश की बुनियादी वजह है। और ये अहम नुक्ता अब तक मरकजी तिब्बी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन सका। यहाँ एक 2020 की तहकीक है जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स में आंतों के माइक्रोबायोम के किरदार को उजागर करती है और बताती है कि माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन इस बीमारी में कैसे हिस्सा डालता है। यहाँ एक और 2021 की तहकीक है जो बताती है कि आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन अल्सरट्यूब कोलाइट्स की शिद्दत में कैसे इजाफा करता है। और ये भी साबित करती है कि मखसूस ग़िज़ाई हिकमत अमलियाँ ज़्यादा मुअस्सिर और ज़ाती नौइयत के हल फराहम करने की सलाहियत रखती हैं। बहुत सी तहकीकात ये भी उजागर करती हैं कि ग़िज़ा, खाज़मा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश जैसे अवामिल अल्सरट्यूब कोलाइट्स में सोजिश पर गहरा असर डाल सकते हैं। यहाँ एक 2022 की तहकीक है जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स पर ग़िज़ा और सप्लीमेंट्स के असरात का जायज़ा लेती है और ये उजागर करती है कि खाने में मौजूद कुछ अज्जा इस बीमारी के दौरानिए पर गहरा असर डाल सकते हैं जो आंतों के माइक्रोबायोम की साख्त और अफ़ाल में तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। और यहाँ एक 2020 की तहकीक है जो यूसी पर तर्ज़ ज़िंदगी के अवामिल के असरात पर बात करती है जिसमें यह जोर दिया गया है कि वर्जिश बीमारी के भड़कने और थकावट को कम कर सकती है जबकि मोटापा, ज़हनी दबाव और ख़राब नींद अलामात को बढ़ा देते हैं। फिर भी किसी वजह से ये ज़िद्दी यकीन पाया जाता है कि जीनियात ही अल्सरट्यूब कोलाइट्स के नताइज के लिए सब कुछ है। ये ऐसे है जैसे कहा जाए कि आपके जीन्स ही आपकी तकदीर तय कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें अल्सरट्यूब कोलाइट्स होता है उनके जीन्स तो बीमारी से पहले भी वही थे जब वो अभी सेहतमंद थे। वो फिर मसला क्या है? आइए इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। यकीनन अल्सरट्यूब कोलाइट्स से मुंसलिक कई किस्म के जीन्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बैक्टीरिया की जीनोमिक्स यानी आपकी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया का DNA इस पर इससे भी ज्यादा असरअंदाज होता है। ये वो बात है जो मैं अपने क्लाइंट्स को एक मेंबरशिप कोर्स में सिखाता हूँ और यहाँ मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगरचे इंसानों के दर्जनों जीन्स होते हैं, याद रखें मैंने कहा था कि ये जीन्स ऑन और ऑफ हो सकते हैं। इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं और महरिकात पर कैसे रद्द अमल देते हैं। और ये माहौलियाती महरिकात क्या है? ये माहौलियाती महरिकात खुराक, हाजमा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश है, यानी ये 5 बड़ी वजूहात हैं। आमतौर पर जो कहानी हमें ज़्यादातर डॉक्टरों से सुनने को मिलती है वो ये है कि जीनियात सोजिश का सबब बनती है, लेकिन मैं इस कहानी में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। जिस्म के हर खलिये में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें DNA मौजूद होता है। ये DNA जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए हिदायतनामा फराहम करता है जिनमें सोजिश भी शामिल है। तो जीन्स एक तरह का हिदायतनामा है और अगर आप ये हिदायतनामा फर्ज करें किसी बेकरी में ले जाएं तो वो इससे स्कन्स बनाएंगे। अगर आप इसे किसी कैफे में ले जाएं तो वो शायद सूप बना दें। तो एक ही हिदायतनामा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हिदायत फराहम करता है। डॉक्टर माइक्रोबायोम को दुरुस्त नहीं करते। डॉक्टर तो ये भी नहीं जानते कि कौन से अदम तवाजुन अहम हैं। मैं इसे बहुत आसान बनाने वाला हूँ। माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन सोजिश का सबब बनते हैं। हमें यह इसलिए मालूम है कि मुदाफ़ियती निज़ाम का 80% हिस्सा आंतों में होता है और वहाँ खरबों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मुदाफ़ियती खलिया मौजूद होते हैं जो सब मिलकर सोजिश पैदा करते हैं। लेकिन मसला यह है, डॉक्टर माइक्रोबायोम को दुरुस्त नहीं करते। कम अज़ कम इस वक्त डॉक्टर चंद मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ये भी नहीं मानते कि माइक्रोबायोम का क्रोनस बीमारी सोजिश में कोई किरदार है। कुछ GI डॉक्टर ऐसे हैं जो जानते हैं कि माइक्रोबायोम का किरदार है, लेकिन ये नहीं जानते कि असल में कौन से अदम तवाजुन अहम हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कभी कभार अदम तवाजुन के टेस्ट तो करते हैं लेकिन वजह और असर की पेशगोई नहीं कर सकते। इसीलिए वो उन्हें ठीक करने के लिए आम प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं।
और फिर कुछ ऐसे हैं जैसे में जिन्होंने बैक्टीरिया की इनफरादी झैली अक़साम की प्लाज्मोड सतह की डीएनए खसूसियात और ज़ाहिरी रद्द-ए-अमल का मुताला किया है। और बड़ी एहतियात से वो अक़साम मुंतखब की जो वाकई क्रोनस बीमारी की सोजिश पर असरअंदाज हुई। आंतों के माइक्रोबायोम की दोबारा तरतीब बिल्कुल दुरुस्त और शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए, न कि बेतरतीब और लापरवाही से। इसमें यह भी ज़रूरी है कि बैक्टीरिया के एक गिरोह के अंदर इनफरादी झैली अक़साम को मद्देनज़र रखा जाए जिनके पास सोजिश को हल करने के लिए जीनियाती प्लाज्मोड्स मौजूद हैं। सिर्फ इस वजह से कि आंतों के माइक्रोबायोम का टेस्ट ये बताता है कि आपको डसबायोसिस ओवरग्रोथ हकीकत है, इसका यह मतलब नहीं कि आप बस आंखें बंद करके वो अक़साम दोबारा शामिल कर दें जो कम है। और हकीकत यह है कि यह हिकमत अमली कभी काम नहीं करती और लोग मुझे हर वक्त फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि इन अदम तवाज़ुन को सही तरीके से कैसे ठीक किया जाए। अल्सरट्यू कोलाइड्स के पीछे मौजूद सोजिश को वाकई हल करने के लिए हमें इसकी जड़ वजूहात पर तवज्जो देनी होगी। दूसरा ये कि वो अल्सरट्यू कोलाइड्स के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स की शफाबख्श ताकत के बारे में नहीं जानते। आइए फाटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है और अल्सरट्यू कोलाइड्स को कंट्रोल करने में ये क्यों अहम है? जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स पर मबनी ग़िज़ा तैयार करते हैं तो हम उनकी मुनफरिद ग़िज़ाई ज़रूरियात को बहुत एहतियात से मद्देनज़र रखते हैं और कोई भी दूसरी तिब्बी हालतें जो जड़ी बूटियों की अद्वियात या कुदरती सप्लीमेंट्स से मुतासिर हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ ऑनलाइन मकबूल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुअस्सिर या महफूज है। हमारा मकसद गैर मुअस्सिर सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल को कम से कम करना है और उसके बजाय सुपरफूड्स और ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बराह रास्त ग़िज़ा में शामिल करना है। जब मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब विटामिन्स, मिनरल्स और फाटोन्यूट्रिएंट्स होता है। ये वो बुनियादें हैं जो एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की तश्कील करती हैं जो शिफायाबी में मदद देती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन्स भी इतने ही अहम हैं। उन ग़िज़ाई अज्जा के दुरुस्त तनासुब को रोज़ाना मुतवाज़िन रखना अल्सरट्यू कोलाइड्स और सोजिश से जुड़े मेटाबॉलिक अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद दे सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये तनासुब गलत कर दें तो शिफायाबी मुमकिन नहीं होगी। इसीलिए इन अवामिल को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास दरअसल एक मुकम्मल वीडियो है जो अल्सरट्यू कोलाइड्स के लिए मिसाली ग़िज़ा पर है, तो ज़रूर इस चैनल पर जाकर वो देखें। नंबर 3, ये एक अहम नुक्ता है। डॉक्टर्स और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मरीजों की सही रहनुमाई कर सकें। आप में से कितने लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास गए हैं और वहां पहुंचकर देखा कि डॉक्टर 15 मिनट में आकर चले जाते हैं। वो सिर्फ टेस्ट करवाने, दवाएं देने और मुशावरत की बात करते हैं। ग़िज़ा पर बात कहाँ होती है? हाजमा, नींद, ज़हनी दबाव, वर्जिश, सदमा, सप्लीमेंट्स, अतज़न ज़िंदगी में तब्दीलियों पर कहाँ बात होती है? इनमें से कुछ भी नहीं होता। हमारी क्लिनिक के कोचिंग प्रोग्राम में ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि हमारे कोचिंग क्लाइंट्स के साथ पहले चंद हफ्तों में औसतन 200 से 300 बार राब्ता होता है और ये हर फर्द के लिए है। जाहिर है जो मैं बयान कर रहा हूँ वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह की वाबस्तगी है जो आपको अपने डॉक्टर के दफ्तर में कभी नजर नहीं आएगी। हम हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, अलामात, खाना, नींद, वजन, वर्जिश, यहाँ तक कि आंतों की हरकत और पाखाना भी, हर एक दिन। और यही वो तरीका है जिससे आप अल्सरट्यू कोलाइड्स की सोजिश का हल तलाश कर सकते हैं। जब अल्सरट्यू कोलाइड्स का मामला हो तो हर छोटी से छोटी तफसील भी अहमियत रखती है। आखिरी चीज़ जो आप नज़रअंदाज करना चाहेंगे वो कोई अहम बात है जो आपकी सेहत याबी में रुकावट बन जाए। बदकिस्मती से मेडिकल कम्युनिटी इस सतह की देखभाल के लिए तैयार नहीं है और यही असल मसला है। उनके पास बस वक्त ही नहीं है। रिवायती तरीकाकार इस तरह बनाए गए हैं कि आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए देखें, कुछ टेस्ट और दवाएं लिख दें और फिर 3 से 6 माह बाद दोबारा बुलाएं। और यही वजह है कि अल्सरट्यू कोलाइड्स के साथ बहुत से लोग सेहतयाब होने में मुश्किल महसूस करते हैं। ज्यादातर डॉक्टर ये फर्ज कर लेते हैं कि अल्सरट्यू कोलाइड्स की सोजिश को वापस पलटना नामुमकिन है, लेकिन हकीकत यह है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, दवाओं पर हद से ज्यादा इन्हिसार। और इसमें ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जैसे मेसालामीन, प्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिक इन्फ्यूजन। और मैं ये भी कहूंगा कि ज़िमनी असरात और मुतबादिल तरीकों की कदर को कम समझा जाता है। ज्यादातर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो कुछ भी अल्सरट्यू कोलाइड्स जैसी बीमारियों के इलाज के बारे में सीखते हैं वो तहकीकाती मुतालियात से आता है। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स तिब्बी तहकीक के लिए सुनहरी मेयार समझे जाते हैं, लेकिन उनको करवाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं। इन ज्यादा अखराजात की वजह से अल्सरट्यू कोलाइड्स के लिए इन बड़े पैमाने पर ट्रायल्स के बुनियादी माली मुआविन अक्सर दवासाज कंपनियां होती हैं और उसकी एक वजह है उनका इसमें ज़ाती मुफाद होता है। जब अल्सरट्यू कोलाइड्स के लिए कोई दवा अबायोलॉजिक मुअस्सिर साबित होती है तो वो इसे मार्केट में लाते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टरों और मरीजों को इसकी तशहीर करते हैं और कई साल तक पेटेंट और खुसूसी हुकूक से फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं एक बात वाज़े कर दूं, मैं इन दवासाज कंपनियों के खिलाफ नहीं हूं। मेरी राय में अद्वियात और यहाँ तक कि बायोलॉजिक्स भी सेहत की देखभाल में अहम किरदार अदा करते हैं, खासतौर पर अल्सरट्यू कोलाइड्स के इलाज में। इसलिए बरा करम मेरी बातों को गलत ना समझें। लेकिन मेरी तशवीश इस बात पर है कि इलाज के इख्तियारात के बारे में मालूमात डॉक्टरों और मरीजों दोनों के साथ किस तरह शेयर की जाती है।
जिन थेरापीज को फंडिंग मिलती है वो कुदरती तौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में कामयाब दिखाई देती हैं और उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो और पहचान मिलती है। बदकिस्मती से मुतबादिल हल जैसे घरेलू इलाज, कुदरती तरीके, प्रोबायोटिक्स, जड़ी बूटियों की अद्वियात शाज और नादिर ही बड़े पैमाने पर ट्रायल्स में तहकीक की जाती हैं और उन तरीकों को वो माली मुआवनत हासिल नहीं होती, इसलिए ये अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। ज़रा सोचें, अपने आखिरी बार कब ब्रोकली या किसी और सेहतमंद इंतखाब के लिए कोई इश्तिहार देखा था। कुछ सूरतों में कवानीन और जवाबित डॉक्टरों को इन मुतबादिल तरीकों पर बात करने से भी रोकते हैं क्योंकि उनके पास बाकायदा शवाहिद नहीं होते। मैंने अपने साथियों को मुतबादिल तरीकों पर बात करने की वजह से गलत मालूमात फैलाने वाला करार पाते देखा है। अगरचे मरीजों को गलत मालूमात से बचाना अहम है, लेकिन ये मोहतात रवैया तिब्बी शोबे में जायज़ गुफ्तगू को भी दबा देता है। मसला बुरी नियतों का नहीं है, इसमें शामिल हर शख्स मरीजों के लिए बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सोच के अल्ट्राक्यूकोलाइट्स के लिए सिर्फ दवाई ही वाहिद काबिल अमल तवील मुद्दती हल है, तिब्बी सकाफत में बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी है और यही असल मसला है। मैं एक मगरबी तरबियत याफ्ता सर्जन हूँ और मैंने दवाइयों और सर्जरियों के जरिए मरीजों का कामयाबी से इलाज किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अल्ट्राक्यूकोलाइट्स को संभालने और उसका रुख मोड़ने के मुअस्सिर तरीके मौजूद हैं जो हमारे पेशे में अक्सर नज़रअंदाज और कम इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इन मसाइल पर कुछ रोशनी डाली होगी। मैं समझ सकता हूं कि यह कितना मायूस कुन हो सकता है अगर आपका डॉक्टर अल्ट्राक्यूकोलाइट्स के लिए दस्तयाब तमाम हलोहे के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम न करे। इसीलिए मैं दरियाफ्त कॉल्स की पेशकश करता हूं ताकि हमारे आजमूदा तरीकों के बारे में सवालात के जवाब दिए जा सकें और ये मालूम किया जा सके कि आपके लिए कौन से हल सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। अगर आपका कोई जाने वाला अल्ट्राक्यूकोलाइट से परेशान है और इसे सही इलाज की मालूमात नहीं मिल रहे, तो इसे ये वीडियो देखने की दावत दें। ये वो कदम हो सकता है जिसकी उन्हें सुकून और शिफा हासिल करने के लिए जरूरत है। आखिर में इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हैं डॉक्टर चिन डसरी माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।